सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिला गोंदिया इनकी तरफ से आयोजित जिला स्तरीय संविधान परिषद में जिनके आप लोगों ने ख्यालात सुने, वो आदरणीय हमारे साथी बबलू कटारे जी, बीआरएसपी के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष विशेष फुटाने, तमाम सारे और अन्य संगठन के सारे पदाधिकारी, मंच पर विराजमान और तथा इस सभागृह में मौजूद बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, अन्य संगठनाएं, इनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, हितचिंतक भाई और बहनों, बहुत दिनों से गोंदिया में संविधान परिषद का आयोजन करने की इच्छा हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथियों ने लगातार दिखाई। खास करके जब पहली संविधान परिषद नागपुर में देशपांडे हॉल में बड़ी भारी संख्या के बीच में संपन्न हुई, 1 जुलाई को संपन्न हुई। उसके बाद विदर्भा में गढ़चिरौली के साथी इन्होंने संविधान परिषद का भव्य आयोजन किया। कल भंडारा जिले के साथी ने एक अच्छे लेवल पर परिषद का आयोजन किया और आज ये परिषद गोंदिया जिले में संपन्न हो रही है। बरसात का मौसम है, इसके बावजूद खुले मैदान में रखी। मैंने पूछा लोगों को धूप की तकलीफ होगी, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पेंडल का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए सबसे पहले गोंदिया जिले के सभी साथियों का एक बार तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करें, जिनके कारण हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। DS मेश्राम जी हमारे प्रदेश के सचिव है। पार्टी में पदों की अहमियत कितनी कहाँ होती है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन DS मेश्राम हमारे कई सालों से, कई वर्षों से ये मूवमेंट के जिम्मेदार साथी है। महादेव शिवनकर जी हमारे जिम्मेदार साथी है। प्रकाश पोहरे हमारा जिला का एक जिम्मेदार साथी है। ये साथी भी गोंदिया जैसे मार्केट वाले जिले में, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, गोंदिया जैसे मार्केट वाले जिले में, मार्केट वाला जिला मैं क्यों कह रहा हूँ आप तो समझ गए होंगे। और इसलिए ये मार्केट वाले जिले में भी अपना आंदोलन, अपना संगठन, अपना विचार खुद के बलबूते पर लेकर चल रहे हैं। इसीलिए इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। आजकल कोई भी प्रोग्राम, लोगों को आना जाने का इंतजाम करो, आने जाने के साथ साथ बाकी और इंतजाम करो। ये आदतें जिन्होंने लगाई उसका शिकार बड़े पैमाने पे हमारे लोग हैं। और जब तक ये इंतजाम नहीं होता तब तक कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं होता। आदतें ऐसे लगाई कि आप चल ही नहीं पाओगे।
इसके बावजूद आज भी हमारे साथ चलने वाले लोग, कार्यकर्ता साथी आज भी अपने साधनों का इस्तेमाल करके अपने आंदोलन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये भी बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए इस पंडाल में, इस परिषद में आया है, इसको किसी ने लाया नहीं है, वो अपने पैदल चल के आया है, अपने साधन का इस्तेमाल करके आया है। और इसलिए उसका भी अभिवादन करना बहुत जरूरी है, जो अपने बलबूते पर इस सभागृह में पहुंचा है। परिषद का एक समर्पक विषय है। एक तरफ तो आजादी के अमृत महोत्सव इस साल का जश्न है, सरकार मना रही है, सरकारी यंत्रणा तो मना रही है, और एक तरफ आजादी के इतने 75 साल में देश ने कितनी तरक्की की, सरकारों ने कितना योगदान दिया, इसके जब ढोल पीटे जा रहे हैं तो असलियत भी सामने आना चाहिए। इसलिए आजादी के 75 साल का लेखा जोखा, हिसाब किताब हमें लोगों ने भी अपने नजर से करके अपने लोगों के सामने रखना चाहिए। वो एक दूसरा मकसद है। राजर्षि शाहू महाराज, जिनका महाराष्ट्र नहीं तो देश के सामाजिक बदलाव के आंदोलन में एक बहुत बड़ा भारी योगदान है, जिस राजा ने अपनी राजगद्दी का इस्तेमाल सत्ता का लालच और सत्ता उपभोग के लिए नहीं किया, बल्कि अंग्रेज हो या अंग्रेजों के अलावा पूना में रहने वाले तिलक के तराजू के मानने वाले लोग हो, इनके खिलाफ भी जाकर अपने राजसत्ता का प्रयोग सम्राट अशोक के बाद सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, ऐसे दिखाने वाले राजर्षि शाहू महाराज, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक लेटर में उनको सामाजिक क्रांति के आधार स्तंभ कहा, सोशल रिवॉल्यूशन के पिलर कहा, ऐसे शाहू महाराज को भी उनकी स्मृति शताब्दी के वर्ष में शाहू महाराज के नाम पर आरक्षण मांगने वाले लोग बहुत हैं, शाहू महाराज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इनमें से एक भी कोई राजर्षि शाहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहा है। अकेली बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है जो शाहू महाराज के स्मृति शताब्दी वर्ष में कुछ कहेंगे। स्मृति शताब्दी क्यों? और हम लोग जिन कांशीराम साहब की तस्वीर लगाई है, गोंदिया में कई बार आ चुके हैं। जब आरक्षण के 100 साल पूरे हो गए तो 2002 में अकेले कांशीराम नाम के नेता थे जिन्होंने शाहू महाराज को थैंक्स गिविंग ईयर पूरे देश भर मनाया था। राजर्षि शाहू महाराज के हम लोग धन्यवादी हैं कि जिन्होंने महात्मा फुले के कहने पर भारत के इतिहास में पहली बार आरक्षण दिया। उस बड़े आदर्श राजा जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप को आगे बढ़ाया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में पहचान कर देश के सामने रखते हुए कहा कि ये सिर्फ आपके नेता नहीं बल्कि समूचे नेता बनेंगे, ये भविष्यवाणी करने वाले राजर्षि शाहू महाराज, इनको कौन याद करता है? कितने बाकी सारे संगठन, पार्टियां, नेतागण याद करते, लेकिन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन होने के कारण अपने महापुरुषों का हेरिटेज, वारसा अगर आगे चलाना है तो महापुरुषों को याद करना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए
उनके स्मृति शताब्दी साल को भी अकेली बीआरएसपी इन प्रोग्राम के माध्यम से मनाती। लेकिन महापुरुषों के जयंती और स्मृति दिन महाराष्ट्र में अलग अलग ढंग से मनाते हैं, उत्साह के साथ जयंतियां मनाते हैं। और आजकल 6 दिसंबर भी तो उत्साह के साथ मनाते हैं, कोई फर्क नहीं रहा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर फेस्टिवल एक मेंटालिटी है, और खास करके कल्चरल फेस्टिवल ये हमारी एक मेंटल बीमारी है। इस बीमारी के चलते जिन महापुरुषों ने इस बीमारी से बाहर आने के रास्ते दिखाए, उन महापुरुषों को भी हमने उसी में ही कड़ी में डालकर उनका जन्मदिन हो या स्मृति दिन हो, वही एक कल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाने की शुरुआत की। लेकिन हमने ये आजादी के 75 साल में एक नया सवाल आप लोगों के सामने रखा। सवाल क्या है? सवाल सीधा है कि मेरे पहले जो भी वक्ताओं के आपने विचार सुने, इन्होंने कई समस्या का बयान आप लोगों के सामने किया। चाहे समाज आदिवासी हो, चाहे समाज ओबीसी हो, चाहे समाज शेड्यूल कास्ट हो, चाहे समाज हमारा इस देश का 18, 19, 20% माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज क्यों ना हो, हर एक समाज अपनी समस्या को लेकर परेशान है। समस्या कितनी है? अनगिनत है, अंबार पड़ा है, ढेर पड़ा है, लंबी कतार है। जवाब कहाँ है? जवाब ढूंढने में कहाँ लगते हैं हम लोग? और जब जवाब ढूंढने में लगते हैं तो मैंने सोचा कि एक तरफ आजादी के 75 साल का जश्न होना चाहिए। आजादी सभी के लिए फख्र की बात है, आजादी सभी के लिए गर्व की बात है, आजादी के ऊपर हमें भी गर्व है। लेकिन बाबा साहब का फिर वही सवाल है, अन्ना भाऊ साठे का फिर वही सवाल है, शाहिर अमर शेख का फिर वही सवाल है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का फिर वही सवाल है। आजादी तो मिल गई, लेकिन हम कहां? इस आजादी में हम कहां है? और ये सिर्फ ना बात बाबा साहब ने उठाई, ना पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने उठाई, ना लोक शाहीर साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे ने उठाई। लेकिन जब देश के आजादी को 50 साल हुए तो पार्लियामेंट के मेंबर साहब कांशीराम जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर उठाई थी कि भारत आजाद हो गया, 50 साल हो गए, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग सचमुच आजाद हो गए? ये कांशीराम साहब ने यह सवाल पार्लियामेंट में उठाया था। देश में बाबा साहब के बाद कई नेता आए, विभिन्न संगठनों से आए, समाज से आए, लेकिन वो एक शख्स कांशीराम नाम का था जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सीना तान के कहा, इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट माय पीपल आर डिपेंडेंट। भारत एक आजाद देश है, लेकिन उसमें रहने वाले हमारे लोग गुलामी के जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं। तब पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सुनने को तैयार नहीं थे, जैसे आज भी तैयार नहीं है। लेकिन 75 साल होने के बावजूद भी अगर राजस्थान में किसी दलित समाज का एक लड़का पीने के पानी के मटके को अगर छू करने की कोशिश करता है तो उसे मौत के घाट उतारा जाता है, तो आजादी का है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबों में, हाथरस या और कई जगह पर आपने आर्टिकल 15 नाम की पिक्चर देखी होगी। क्या सवाल आज भी जायज नहीं? कितने उदाहरण दे दे। 2-4 दिन के पहले जो महाराष्ट्र में हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं,
जिस दिन को सम्राट अशोक ने पहला सीमोल्लंघन किया, उसी दिन के ऊपर 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने सीमोल्लंघन किया। उसी कड़ी को दोहराते हुए दिल्ली में कुछ लोग अंबेडकर भवन के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा का पठन किया। उन 22 प्रतिज्ञा का पठन करना आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी किसी दलित समाज के कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, तो भाई आजाद कौन है? आजाद कौन है? क्या जवाब नहीं मिलते? जवाब सीधे सीधे सामने आते, जवाब सीधे सीधे दिखते हैं, लेकिन इसका सारा का सारा दोष हम अकेले सीधे सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ठेकेदार के सर पर गड़कर हम अपना बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं। यही जिम्मेदार है। लेकिन इन परिषदों के माध्यम से हम लोगों ने एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, और वो जिम्मेदारी यह है, क्या हम लोगों ने पिछले 75 साल में गलत नेता की नेतागिरी कबूल नहीं की? क्या पिछले 75 साल में हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के गलत नेता नहीं चुने? और ये अगर गलत नेता चुने तो क्या इसकी सजा हमें नहीं मिल रही? इसी को एक अलग ढंग से कांशीराम साहब ने 1982 के मौके पर, समय पर, जब पूना पैक्ट को 50 साल हुए, अलग ढंग से आप लोगों के सामने रखा था। और अलग रखते हुए उन्होंने कहा था, जब तक इस देश में चमचा युग बनकर रहेगा, हम अपनी असली आजादी के तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी यही आवाज फिर आपको दे रही है कि ये जब तक चमचा नेता लोग हमारे बीच में पैदा होंगे, हम अपनी असली आजादी की जंग नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय संविधान ने जैसे शिक्षा और नौकरी का आरक्षण दिया, उसके खिलाफ तो बंद करो आंदोलन चलते हैं। कोई नागपुर में यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का संगठन खड़ा होता है, उसको दिल्ली में 4 लौंडे मिल जाते हैं और पूरे देश में यूथ फॉर इक्वालिटी का माहौल खड़ा होता है। शिक्षा और राजनीति का आरक्षण खत्म होना चाहिए, बड़े आंदोलन चलते हैं। लेकिन उसी संविधान में एक राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था है। भारतीय संविधान के माध्यम से 330, 332, 34 के माध्यम से एक आरक्षण व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के कारण शेड्यूल कास्ट के एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, एसटी के एमपी एमएलए चुन के जाते हैं। ओबीसी को पार्लियामेंट में कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है, असेंबली में नहीं है। अब यह राजनीतिक आरक्षण, इसके खिलाफ तो कोई चिल्लाता नहीं, इसको बंद करवाओ, कोई आंदोलन नहीं। इसको चालू रखो, कोई आंदोलन करता है क्या? कोई मांग नहीं करता, फिर भी यह चलता रहता है। इसको खत्म करो, यह भी नहीं कोई बोलता, फिर भी चलता रहता है। इसलिए चलता है कि वो उनके फायदे का है, हमारे फायदे का नहीं। ठीक है, बापूजी का षड्यंत्र सफल हुआ, बाबा साहब को मजबूर किया गया, पूना पैक्ट हुआ, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि 10 साल तक ठीक है, आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद ये लगातार चलता रहा है। ये भी तो संविधान का अपमान है, ये भी संविधान कर्ताओं के भूमिका के खिलाफ है। इसके खिलाफ इस देश का कोई नेता नहीं बोलेगा। महाराष्ट्र का कोई अंबेडकरी नेता, उसकी आवाज नहीं आएगी। कल मैंने जब भाषण 1.5 घंटे का भंडारा में दिया, तो उतरने के बाद मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि माने सर, आप गलत नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी
उनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते। और मैंने कहा महाराष्ट्र की राजनीति में भटकती हुई आत्माओं के ऊपर कभी मैं भाष्य नहीं करता। ये भटकती हुई आत्माएं हैं, कभी इस दाल पे बैठती है तो कभी उस दाल पे बैठती है। कभी कहेंगे मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा और आज कहेंगे मुझसे शादी करोगे, क्योंकि कोई तैयार नहीं होता। और इसलिए ऐसे निचले स्तर पर जाने के लिए हमें अपने जिंदगी में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय संविधान के आरक्षण नीति के तहत अगर ये नेता चुन के जाते हैं तो क्या इससे हमें लाभ होता है, क्या इससे हमें नुकसान होता है। और नफे नुकसान का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो क्या दो चार मिसाल के तौर पर उदाहरण देख ले। एक उदाहरण है कि आज तक कभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उनके लोक संख्या के अनुसार ना देश के बजट में कभी आवंटन हुआ, ना किसी राज्य के बजट में आवंटन हुआ। क्यों? भारत का एक प्लानिंग कमीशन था जो थोड़ा बहुत तो प्लान करता था। अब तो मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन भी बर्खास्त किया। जो भी प्लान करने की इंडिया में व्यवस्था थी वो अनप्लान की है। सो प्लान इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, अनप्लान इकोनॉमी होनी चाहिए। गवर्निंग मैकेनिज्म कोई वेल रेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, तो फ्री एंड लिबरेटेड होना चाहिए। इस तरह की मोदी जी के करने के कारण रुपया कहां पर तक पहुंच गया, इसके बारे में ना वो हरि या रविशंकर कोई नाम का आदमी पहले कहता था इनको आने दो, 1 रुपए के बराबर होगा। और दूसरा बड़ा अर्थशास्त्री बनकर कहता था कि नहीं नहीं आने दो, $1 1 रुपया बराबर होगा। उनके दोष तो बहुत है, लेकिन उनको साथ देने वाले हमारे लोगों का दोष नहीं। क्या रामदास आठवले अगर मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री है, मैं सीधा बोल रहा हूं, मेरे मित्र है, अच्छे अलग बात है, हम दोनों एक हॉस्टल में रहे वो अलग बात है, लेकिन एक पार्टी में तो नहीं है। अगर मोदी हमारे सत्यानाश के लिए जिम्मेदार है तो मोदी को साथ देने वाले लोग जिम्मेदार है या नहीं है ना? कोई डायरेक्ट देता है, कोई इनडायरेक्ट देता है, कोई सीधा जाके गोद में बैठा है, कोई बाहर से इशारा करके उसका काम करता है। तो क्या ऐसे नेता हमने पैदा करने चाहिए? जिस हाथरस का मैंने जिक्र किया, हाथरस आज भी उत्तर प्रदेश की रिजर्व पार्लियामेंट की सीट है। शेड्यूल कास्ट का एमपी वहां से चुन के आता है, लेकिन चुनाव में भी वो आज तक वोट मांगते समय ठाकुरों के घर में जमीन पर बैठकर ही वोट मांगता है, कुर्सी पे नहीं बैठता। कितनी उदाहरण दे दे। अगर यही बात है तो क्या जब किसी प्रदेश में जुल्म जाती होगी, अन्याय अत्याचार होगा, तो क्या ये लोग हमारी आवाज विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर उठा पाएंगे? और नहीं उठा पाए, वो ओबीसी की जनगणना को लेकर सामने आया। क्या ओबीसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं देश में आंदोलन हुआ है क्या? हुआ है क्या? लेकिन होनी चाहिए इसलिए आंदोलन हुए ना। ठीक है, छगन भुजबल मेरे पार्टी के नहीं है, गोपीनाथ मुंडे मेरे पार्टी के नहीं है, हमारे विचारों को भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ओबीसी जनगणना की बात पार्लियामेंट के अंदर लाई थी 2010 के बीच में, तो कई लोगों ने मान लिया था ना कि हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की यूपीए 2 नाम की सरकार थी,
एक कमेटी का गठन किया था, जनगणना करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट नहीं आई, समय पर रिपोर्ट नहीं आई, फिर भी देश भर ओबीसी के जनगणना होनी चाहिए इस मामले को लेकर। अरे भाई, जनगणना होने से तुम्हारा नुकसान क्या है? सीधी बात है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट गैजेट होता है, गैजेट। उस गैजेट में सरकारी आंकड़े होते हैं कि गोंदिया नाम का जिला, उसका क्षेत्रफल क्या है, लोक संख्या क्या है, कौन सी फसल होती है, कौन सा खनिज पैदा होता है, पानी के जल के स्रोत कहाँ है, कितने किसान है, किसान के पास कितने जानवर है, उसमें गाय कितनी है, भैंसे कितनी है, बकरियां कितनी है, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं। अरे ये सब होता है ना। ताडोबा में तो जंगल में इधर उधर घूमने वालों को भी गिनते हो, तो ओबीसी की गिनती करने में दिक्कत क्या? दिक्कत क्या? और अगर कहता है कि मेरे सरकार की प्राथमिकता यह है पिछड़ों का उद्धार, आगे लाना, आगे लाने के लिए जनसंख्या तो मालूम होनी पड़ेगी, उसका स्तर क्या है उसकी तो जानकारी पड़ेगी। और ये जानकारी लिए बगैर हम ओबीसी का कल्याण करेंगे, शेड्यूल कास्ट का कल्याण करेंगे? कितना कल्याण हुआ? आज आंकड़े आए पेपर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पिछले 2 साल में कोविड के अंदर 80 करोड़ लोगों को मेरे सरकार ने अनाज दिया। इसका मतलब 80 करोड़ लोग अनाज कमाने लायक नहीं है, उनका कोई साधन नहीं है या गरीबी रेखा के नीचे है। तो 80 करोड़ लोग अगर 135 करोड़ वाले देश में गरीबी रेखा के नीचे है, तो आजादी का जश्न मनाने वाले लोगों के ऊपर तो सवाल उठना चाहिए। और ये सवाल यही उठा रहे हैं हम लोग कि चाहे नेता प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, क्या आदिवासी गोंदिया जिले में बड़ी भारी संख्या में? हमारे एक साथी ने ख्याल रखे, क्या 2006 में बना हुआ पैसा नाम का कानून, क्या उसकी मोदी सरकार ने धज्जियां नहीं उड़ाई? क्या महाराष्ट्र ने गवर्नर ने उस पैसा कानून के अंतर्गत कई सारे नोटिफिकेशन निकालकर पैसा कानून को इनइफेक्टिव नहीं किया गया? कौन आवाज उठाता है? और अभी जो आया है वो आदिवासी कल्याण मंत्री गावित नाम का, वो तो कहता है कि मेलघाट में कोई भी आदिवासी माल न्यूट्रिशन से मरा नहीं, जबकि दुनिया की रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं। और मेलघाट का धारनी तालुका कितना बड़ा है? हमारा सवाल है कि आजादी के 75 साल के बावजूद भी मेलघाट कितना इलाका है, गढ़चिरौली कितना इलाका है, गोंदिया कितना इलाका है। मैं जब इस मीटिंग के लिए आ रहा था तो वो किसी बोगदा के नीचे से आना पड़ा। जब मैं बोगदे के नीचे आ रहा था तो मेरे एक गोंदिया के साथी ने कहा, सर यही हमारे गोंदिया के रास्ते हैं। अब गडकरी इसके ऊपर तो बयानबाजी नहीं देगा। मैंने कहा बरसात में कैसे होता है? बोले बरसात में यहाँ पानी होता है इतना, और हमारे लिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट वाला रास्ता होता। अब ये 75 साल के बाद सत्ता में कौन बैठा है, मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा उनकी कर रहा हूं जिन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया है, उस शासन व्यवस्था की। और उस शासन व्यवस्था के अंदर अगर हमारे लोग नाकामयाब साबित हुए, गलत साबित हुए, तो फिर वो बाबा साहब की याद के बात के ऊपर याद करना पड़ता है। बाबा साहब ने जिंदगी भर कहा कि हमें नाम मात्र नेता नहीं चाहिए, हमें नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें सही मायने में नेता चाहिए जो अपने समाज का दुख दर्द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के फैब्रिक के अंदर, संसद और विधानसभा के अंदर बेताक होकर रख सके।
क्या वो व्यवस्था मौजूद है? जिस दिन ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, ऐसा एक जूनियर मिनिस्टर ने संसद के अंदर आकर बयान दिया। वर्तमान लोकसभा के अंदर ओबीसी का तो कोई लोकसभा का आरक्षण नहीं है, लेकिन जो खुद को ओबीसी के नेता मानते हैं, ओबीसी समाज जिनको नेता मानता है, ऐसे 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या एक से मुंह से आवाज निकली कि मोदी सर आप गलत कर रहे हो? क्या एक भी ओबीसी नेता ने मोदी का निषेध किया? चाहे बीजेपी के बावनकुले जी होने दो, महाराष्ट्र के छगन भुजबल होने दो, पंकजा मुंडे होने दो, क्या एक भी ओबीसी नेता खुलकर सामने आया? ये रिपब्लिकन नेताओं का एक अच्छा होता है, कम से कम वो चिल्लाते तो है, गलत सलत कभी कभी गलत भी चिल्लाते हैं, लेकिन ये क्या चिल्लाते तो है। एक भी ओबीसी नेता ने आवाज नहीं उठाई कि मोदी सरकार का फैसला गलत है, ओबीसी की जनसंख्या होनी चाहिए। किसी एक ने आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये 137 भी काम क्यों नहीं? महाराष्ट्र में 29 शेड्यूल कास्ट के हैं और 25 आदिवासी के हैं, कुल मिला के 54 है, 54 है, 54 है। अरे 40 से सरकार बनती हो, तुम तो साले 54 हो। 54 समझ रहे हैं ना? 54 40 से क्या करिश्मा हुआ? देखा ना? हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन 40 का आजकल 40 शब्द बदनाम था, अली बाबा और वो एक बदनाम था। अब 40 का नया करिश्मा देखने को मिला। अगर प्रजातंत्र में 40 अपना जलवा दिखा सकते, तो तुम्हारे मेरे 54 जलवा क्यों नहीं दिखा सकते? ये मेरा सवाल, ये बीआरएसपी का सवाल है। ओबीसी तो अलग है, उसकी अपनी और एक ताकत है, लेकिन जिस तरह से सामाजिक रूप से हम ब्राह्मणवाद का बोझ पाखंड अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, उसी तरह राजनीति में भी हम एक बोझ अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। और वह बोझ लेकर चलने के कारण आठवले जैसे लोगों को भी कहना पड़ता है, बाबा साहब बुद्धिज्म नहीं लेना चाहते थे दीक्षा भूमि के ऊपर। अब रामदास समीक्षा करेगा बाबा साहब, औकात में रहना चाहिए। बाबा साहब की समीक्षा करेंगे। बाबा साहब ने अनिच्छा से लिया, यही तो आरएसएस की भाषा है, यही तो बीजेपी की भाषा है। और अगर आरएसएस बीजेपी की भाषा बोलने वाला अगर कोई मेश्राम है, कोई रामटेके है, तो क्या हम सुनेंगे? क्या सुनना चाहेंगे? पुरजोर विरोध करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों को सुनने की आदत लगाई जा रही है, आदत लगाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती आई, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े मशहूर गाने वाले पूरे गोंदिया में लाए जाएंगे, बड़ा भारी मंच होगा, बाबा साहब के गीत गाने जाएंगे, डीजे। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।